आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो मैकेनिक्स होता है उसमें अलग अलग ब्रांच होता है, उसमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक रिजिड बॉडी का मैकेनिक्स होता है और एक डिफॉर्मेबल बॉडी का मैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के मैकेनिक्स मतलब क्या है ना, रिजिड बॉडी में जो फोर्स लगता है ना, तो फोर्स लगने के बाद वो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म नहीं होती है, तो ऐसे रिजिड बॉडी है ना। और इस तरीके के बॉडी में लगने वाले फोर्स और फोर्स के इफ़ेक्ट का हम जब स्टडी करते हैं तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहलाता है। ठीक है, वैसे ही जब किसी बॉडी में फोर्स लग रही हो और उस फोर्स के कारण वो डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म का मतलब होता है कि उसका शेप और साइज जो है चेंज हो जाता है, तो इस तरीके के बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। और इस बॉडी में लगने वाले फोर्स और फोर्स का इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे तब वो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी का ही यूज़ करेंगे या रिजिड बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए रिजिड बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी हो, है ना, चाहे सॉलिड बॉडी हो या फ्लूइड बॉडी हो या कोई भी गैसियस बॉडी हो, तो उस वो बॉडी क्या होती है, पार्टिकल से मिल के बनी होती है ना। तो पार्टिकल किसी भी बॉडी में जिस मटेरियल से बना है उसमें जो भी एटम्स है ना, वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, कोहेसिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो इंटरनल कोहेसिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और अलग अलग मटेरियल है ना, एक मटेरियल अलग है, एक दूसरा मटेरियल अलग है और दोनों मटेरियल एक दूसरे से चिपक जाए तो एडहेसिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बॉडी की बात हो रही है और एक ही टाइप के मटेरियल से मिलके बनी हुई है, तो उसमें कोहेसिव फोर्स के थ्रू पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी इस तरीके की बॉडी में फोर्स लग रही हो तो उस फोर्स के कारण इस पार्टिकल में इफ़ेक्ट आता है, इसी पार्टिकल के शेप में, साइज में, उसके पोजीशन में चेंज होता है, तो बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। अब रिजिड बॉडी की बात करें तो उसके पार्टिकल में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा, जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो बॉडी रिजिड बॉडी होगी। तो व्हाट इज़ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इज़ अ बॉडी विच कैन रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इफ सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी के शेप या साइज में चेंज नहीं होता है, ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। याद रखिए, रिजिड बॉडी का ही मैकेनिक्स हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बॉडी फोर्स लगने के बाद भी क्या नहीं होती है, डिफॉर्म नहीं होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार आपको दिखाई दे रहा है, बीच में सपोर्ट है, दो वेट यहाँ पे है जिसके थ्रू उस बार में फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस फोर्स के कारण ही इस हॉरिजॉन्टल बार में किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक है, ऐसे जुड़ा हुआ है और बीच में एक एम वेट यहाँ पे लटकाया गया है, तो इस वेट के कारण क्या हो रहा है ना, आप देख सकते हैं नीचे ये एम, इसका पोजीशन, ये ए वाला जो लिंक है, ये वाला जो लिंक का पोजीशन अभी नीचे है, बाद में ये पोजीशन क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब हम फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में मोशन होगा और मोशन होने की वजह से उसके पोजीशन में चेंज हो सकता है, लेकिन उस बॉडी के शेप या साइज में किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा, तभी वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। ठीक है, आई होप कि रिजिड बॉडी का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि रिजिड बॉडी क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें तो बहुत सारे रिजिड बॉडी है, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन ना फ्लाई कर रही है ऊपर, तो
एयर प्रेशर से या किसी भी तरीके का फोर्स लगने से उसके किसी भी पार्ट में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो वहाँ पे जो आपका पैडल है ना, फोर्स लगाने से उस पैडल में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो पैडल क्या है, रिजिड बॉडी है। वहाँ पे जो गियर लगा है वो रिजिड बॉडी है ना। आप कार ड्राइव कर रहे हो तो उसका जो व्हील है ना, उसको आप रोटेट करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसमें भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो भी रिजिड होता है। ठीक है, जैसे आप जीप क्रेन देख रहे हैं है ना, तो इसमें कोई भी वेट को आप लिफ्ट करोगे तो उसके जो लिंक है उसमें कोई सी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना। आपके पास कोई तराजू है तो उसमें जो वर्टिकल कॉलम है और लीवर है उसमें भी किसी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो रिजिड बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे रिजिड बॉडी ही यूज़ करना पड़ता है। तो केवल रिजिड बॉडी ही यूज़ किया जाता है ऐसी बात नहीं है, रिजिड बॉडी के साथ साथ डिफॉर्मेबल बॉडी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत सारी जगह पे ऐसे सिचुएशन रहता है कि वहाँ पे डिफॉर्मेशन ज़रूरी है ना। जैसे इस एग्जांपल के लिए आप स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को हम प्रेस कर सकते हैं है ना, उसको फैला सकते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है, डिफॉर्म होता है, वहाँ पे उसकी उपयोगिता रहती है ना। उसी तरीके से रिजिड बॉडी मैक्सिमम जगहों पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी पे लगने वाले फोर्स और फोर्स के इफेक्ट के बारे में ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है आगे जाके। ठीक है, आई होप कि रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जैसे आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास इस तरीके से नट है और ना स्पैनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब रोटेट करते हैं नट को या बोल्ट को, तो स्पैनर में किसी भी तरीके का आपका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो वहाँ पे प्रॉपर वे में ये वर्क नहीं कर पाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो, डिवाइस हो, बॉडी हो, अगर उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है तो वो वर्क नहीं कर पाता है ना। इसलिए रिजिड बॉडी का ऐसी जगह पे हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।